एक बार ना हम करेंगे मास्टर कैम, एक बारी दोबारा से कई चीज़ें देखते हैं शुरू से, ठीक है। तो अगर हमारे को मास्टर कैम स्टार्ट करना है तो हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखने की इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें रिपीट करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम नज़र आना चाहिए कि मेरे को एक्स वाई जेड कहाँ है और हमारे को एक्सिस नज़र आनी चाहिए कि एक्स वाई जेड में हमारे को एक्सिस नज़र आएगी तो हमारे को थोड़ा सा काम करते हुए आसानी होगी। दूसरी चीज़ मैं बता रहा था कि फ़ाइल की कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं इसका प्लेन चेंज कर सकता हूँ कि मुझे मिलीमीटर में काम करना है या इंचज़ में काम करना है, ठीक है। तो अगर हम कलर में जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास कई तरीके के कलर हैं, जैसे बैकग्राउंड का कलर है, यहाँ पे ग्रेडियंट हैं, दो तरीके के हैं, ये स्टार्टिंग का है, ये एंड का है। तो अगर आपको कलर थोड़ा सा चेंज करना है तो मैंने ये देखो इसका कलर चेंज कर दिया, थोड़ा ब्लू शेड कर दिया। तो जब हम इसको ओके करेंगे तो ये इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे हमारे को देखने में आसानी हो, देखने में अच्छा लगे, वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे हमारे पास, ये देखो यहाँ पे टूल पाथ नज़र आ रहा है, ये सॉलिड है, प्लेन है, रीसेट है। तो हम यहाँ से जाके ना ये व्यू के अंदर ही टूल पाथ, सॉलिड, प्लेन, जो जो चीज़ें ऑन कर देंगे वो ऑन हो जाएंगी। और अगर मैं कोई चीज़ बंद कर देता हूँ तो मैं वो बंद हो जाएगी। तो बेसिकली 3 चीज़ें हमारे को इम्पॉर्टेंट है, एक टूल पाथ है, एक सॉलिड है और एक प्लेन। 3 चीज़ें हमारे को रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो ये प्लेन्स है कि हमारे को किस प्लेन पे काम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास मास्टर कैम के अंदर 3 डिफ़ॉल्ट प्लेन होते हैं। एक होता है सी प्लेन, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन प्लेन, कि मेरा काम कहाँ पे होना है, जो मैं स्केच बनाऊंगा, जो मैं 3D बनाऊंगा, जो मैं ट्रिम करूंगा, फिलेट लगाऊंगा, सर्कल लगाऊंगा, तो वो कौन से प्लेन पे होगा। सी प्लेन है कंस्ट्रक्शन प्लेन, ये देखो यहाँ पे भी सी प्लेन आ रहा है, ये कंस्ट्रक्शन प्लेन ही दिखा रहा है मेरे को। अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन प्लेन चेंज कर देता हूँ तो ये कंस्ट्रक्शन प्लेन चेंज हो जाता है, ठीक है। चाहे ऑटोकैड हो चाहे मास्टर कैम हो, दोनों में हमेशा काम जो होगा वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर होगा, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन का उन्होंने नाम रख दिया कंस्ट्रक्शन प्लेन, ऐसे समझ, पर एक्स वाई तो एक्स वाई रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कहीं पे कुछ लिखना है ना, तो मेरे पास कॉपी हुई है लिखने के लिए और कोई जगह तो है नहीं, हवा में नहीं मैं लिख सकता। तो अगर मेरे को कोई कहेगा ऊपर लिखना है तो मुझे कॉपी को ऊपर करना पड़ेगा। अगर मुझे लेफ़्ट साइड में चाहिए तो मुझे लेफ़्ट साइड में करना पड़ेगा, अगर मुझे राइट साइड में चाहिए तो मुझे राइट साइड में करना है ना। पर मेरी कॉपी वही रहेगी, यानी मेरा एक्स वाई नहीं चेंज होगा, मैं उसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली समझने वाली बात ये है कि जो कुछ भी बनेगा वो कंस्ट्रक्शन प्लेन पर बनेगा। कंस्ट्रक्शन प्लेन का मतलब है एक्स वाई, ठीक है। दूसरी चीज़ है टूल प्लेन। टूल प्लेन का मतलब है कि टूल की डायरेक्शन, कि टूल मेरा किस डायरेक्शन से आना, ठीक है ना। तो अगर टर्निंग है तो अलग डायरेक्शन है, मिलिंग है तो अलग डायरेक्शन है, 3 एक्सिस है तो अलग डायरेक्शन है, 5 एक्सिस है तो अलग डायरेक्शन है। तो हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा टूल किस डायरेक्शन में से आए, ठीक है। तीसरा होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि जो मेरी व्यू की ओरिएंटेशन है, जो व्यू को मैं देखना है, मुझे टॉप व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, राइट व्यू देखना है, तो कौन सा व्यू देखना है। अगर मेरे पास ये मान लो ये फ़ोन है, ठीक है, अब इसका टॉप व्यू कौन सा, इसका टॉप व्यू आप देख रहे हैं साइड व्यू मेरी साइड से है ना। अगर मैं ऐसे पकड़ा हुआ है फ़ोन तो ये मेरा टॉप व्यू, अगर मैंने ऐसे रखा हुआ है तो ये मेरा टॉप व्यू, ऐसे रखा हुआ है तो ये मेरा टॉप व्यू। तो इसका मतलब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि किस व्यू से देख के मैं टॉप व्यू मांग रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने कैसे रखा तो मैं उसका टॉप व्यू चाहिए मुझे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं कोई भी, या हम कुछ बना ही लेते हैं, फाइल है यहाँ पर पड़ी हुई, यहाँ डॉक्यूमेंट में से एक छोटी सी फाइल उठा रहा हूँ मैं, कोई भी XYZ, जिससे हम समझ सकें कि हम बात क्या कर रहे हैं। मान लो मेरे पास ये कंपोनेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू किया। अब ये आइसोमेट्रिक व्यू किस व्यू के हिसाब से हुआ
ये टॉप व्यू के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लेन में टॉप व्यू ही चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा ये टॉप व्यू जो है मेरा ये है, देखो चेंज हो गया, फ्रंट वाली डायरेक्शन में मैंने एक्स वाई को कर दिया है। ये वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखना है और अच्छे से देख रहा है तो मैं यहाँ से वायर फ्रेम भी कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके टॉप व्यू करूँगा तो वो ये फ्रंट व्यू दिखाएगा, क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टॉप व्यू करके फिर यहाँ पे टॉप व्यू करता हूँ तो ये उस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू नज़र आ रहा है। आइसोमेट्रिक कर देंगे तो आइसोमेट्रिक नज़र आ जाएगा, शेड चेंज कर देंगे तो यहाँ से शेड चेंज कर सकते। बेस्ट यही होता है थर्ड वाला, आउटलाइन शेडिंग, यानी लाइंस भी नज़र आए मुझे और शेडिंग भी नज़र आए, ठीक है। वायर फ्रेम कर देंगे तो हमारे को देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये हमारे पास आउटलाइन शेडिंग है, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे को सही तरीके से काम करना है, आज हमारा फर्स्ट डे है, तो रिकमेंडेशन ये है कि तीनों ये टॉप होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें टॉप पे होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, हमारे को ये समझ में आ गया कि हमारे को ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ कैसे, है ना। तो दूसरी चीज़ मुझे जो इम्पोर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई भी CNC मशीन या VNC मशीन या कोई भी मशीन जो है तब तक सही नहीं चलेगी जब तक उसका हमारे को XYZ नहीं पता, मेरी X की डायरेक्शन किधर है, मेरी Y की डायरेक्शन किधर है, मेरी Z की डायरेक्शन। जब तक मैं XYZ नहीं चेंज कर देता तब तक मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सही तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मेरे को इसको रोटेट करना है तो यहाँ से माउस का मिडल बटन दबा के मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये शेडिंग आ रही है, थोड़ा सा चमक रहा है, तो इसको हम यहाँ से शेडिंग हम चेंज भी कर सकते हैं, ग्लॉसी चाहिए, कैसा शेड चाहिए। मेटेलिक कर देंगे तो थोड़ा सा चमकता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो बात कर रहा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ये तो सोच लिया कि टॉप में चाहिए, बट मुझे रखना कहाँ पे, मेरी ज़ीरो कहाँ पे होगी, मेरा XYZ ज़ीरो कहाँ पे होगा, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे को रखना कहाँ पे है इसको। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है बड़ी सिंपल सी, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है, रोटेट करना है या जो भी चीज़ करना है ना। ये देखो कर्सर को अगर मैं लेके जाता हूँ ना, तो ये देखो यहाँ पे XYZ दिखा रहा है। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं तो ये इस वक्त मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है सबसे नीचे पर, ठीक है। ये Z0 पे पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये ऊपर हो जाए, तो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं XYZ की डायरेक्शन। मुझे ट्रांसलेट करना है किस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन करेंगे, तो ये देखो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, तो मूव मुझे X की डायरेक्शन में करना है, Y की डायरेक्शन में करना है या Z की डायरेक्शन में करना है, तीनों ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन करके, मास्टर कैम में ये खासियत है कि मैं व्यू चेंज कर सकता हूँ कमांड चलते चलते। कई सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते, पर इसमें हम कर सकते हैं। अगर X की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं X की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, Y की वैल्यू चेंज करनी है Y की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, Z की वैल्यू चेंज करनी है Z। तो अब आपको कॉपी बनानी है या ऑब्जेक्ट को ही मूव करना है, तो हमने कहा जी हमारे को ऑब्जेक्ट को ही मूव करना है, किस डायरेक्शन में, Z की डायरेक्शन। अब हम देखो Z हम इधर चेंज कर रहे हैं, बट हमारे को Z दिख रहा है इस साइड, तो ये दिख रहा है, तो ये इधर को क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो मैंने पहले ही बात की थी कि हमारा कंस्ट्रक्शन प्लेन क्या है, उसके ऊपर सारी कहानी डिपेंड करती है, ठीक है ना। क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्लेन में फ्रंट हो रखा है, इसका मतलब ये देखो ये वाला कंस्ट्रक्शन प्लेन, Z की डायरेक्शन इधर है, इस वजह से वो Z को मूव उधर को कर, ठीक है। तो दो तरीके, या तो मैं चुप करके चेंज कर दूँ Z के हिसाब से,
या मैं पहले कंस्ट्रक्शन प्लेन ठीक कर लूँ। ठीक है, इन तीनों का सेम डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ट्रांसलेट करना है इस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं नीचे करना चाहता हूँ तो मैं नीचे कर सकता हूँ, और अगर मैं ऊपर करना चाहता हूँ तो ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, शेड चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे को इसको मूव कर लिया, मान लो मैंने 20 कर लिया। ठीक है, कोशिश करो हमेशा माप के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे ही मैंने 20 किया, ये देखो 20 भी हो गया, साथ में इसका कलर भी चेंज हो गया। कलर का मतलब ये है कि हमने मास्टर कैम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की है। जब भी कुछ पार्ट में मॉडिफिकेशन होगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर कलर वापस लेके आना है तो यहाँ से राइट क्लिक पे जाएंगे और कलर, क्लियर कलर कर। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको फ्रंट व्यू में देखूं तो ये मेरा ऊपर चला। ठीक है, ट्रांसलेट करने का एक और तरीका भी है कि मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसको 2 पॉइंट बता दूँ। जैसे सिंपल ऑटोकैड में होता है वेक्टर फ्रॉम टू, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना, तो वो मूव हो जाएगा। मूव करना है, कॉपी करना है, मैं कहीं मूव करना, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन भी होती है, मूव टू ओरिजिन। अब इससे क्या होगा, जिस पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा 0 वहाँ पे आ जाएगा। मूव टू ओरिजिन, अगर मैं ये वाला पॉइंट दे देता हूँ, इस आर्क का सेंटर दे देते हैं। अभी देखो जैसे सेंटर नहीं दिख रहा, तो जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ सेंटर ब्लिंक हो। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है टॉप पे आ गया। ठीक, तो हमारे को इसकी हाइट पता लग जाएगी, तो हमारे को कौन सी डायमेंशन चाहिए, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। ठीक, 2 चीज़ें सिखाना चाह रहा था। एक तो ट्रांसलेट सिखाना चाह रहा था कि मैं इस पॉइंट से उठा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो पहले, एंड सिलेक्शन, फिर कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। जैसे पॉइंट ब्लिंक होगा तभी क्लिक कर सकते हैं, उससे पहले नहीं क्लिक कर सकते। ठीक है, तो वो अपनी जगह यहाँ से उठा के यहाँ कर लेगा। बट इससे अच्छा तरीका क्या है कि मूव टू ओरिजिन कर दो। मूव टू ओरिजिन लेके जो पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा वो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। इससे भी अच्छा एक और तरीका है कि हम 2 चीज़ें समझ में आई हमारे को, एक ट्रांसलेट समझ में आई, एक मूव टू ओरिजिन समझ में आई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे को हर वक्त ज़रूरत पड़ेगी वो है डायनेमिक। डायनेमिक का क्या मतलब है, मैं इस ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली मूव भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ, और किसी भी एंगल पे भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रखा, अब किस डायरेक्शन में जाना है मेरे को, मैंने कहा ये एक्स के डायरेक्शन में जाना है, तो ये एक्स में जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी ये जो वेक्टर है उस पर क्लिक करूँ तो देखो ये अपनी हिल उसी वेक्टर में रहता है। अगर मैं इसका कॉर्नर पिक करूँ तो मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे को हमेशा वेक्टर सेलेक्ट करना है इस केस में, ताकि वो मेरी जगह चेंज ना हो, एक्स वाई चेंज ना हो। ठीक है, और एंगल, सर इसमें है एंगल आप एंगल करना है, तो ये हमारे पास एक्सिस है, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। जितनी वैल्यू भर देंगे, मैंने कहा जी मुझे 30 डिग्री रोटेट, तो ये 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ओके करेंगे, फिर मूव हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा सी प्लेन कौन सा है, कंस्ट्रक्शन प्लेन कौन सा है। ठीक है, प्लेन बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं, वो हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्लेन कैसे कैसे बनाना है। फिलहाल तो मैं मास्टर कैम को यूज़ करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें करने की कोशिश करूँगा।
ठीक है, ताकि मैं इजीली यूज़ कर सकूँ। कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं इसको अंडू कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके टॉप व्यू कर सकता हूँ। तो ये मेरी स्टार्टिंग वाली लोकेशन है। आइसोमेट्रिक कर देंगे तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो कि मेरे को ऑब्जेक्ट लाना कैसे है और रखना कैसे है उसकी बात। सेकंड चीज़ ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है, मान लो इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ। हम मास्टर कैम में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक साथ 2 फाइलें नहीं खोल सकते मास्टर कैम के अंदर। मतलब अगर मेरे को एक और फाइल खोलनी है, डॉक्यूमेंट में अगर मुझे कोई और फाइल खोलनी है, मान लो ये वाली मैंने फाइल खोल रखी है, ठीक है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मुझे एक और फाइल खोलनी है, ठीक है, तो वो पहले वाली बंद हो जाती है। पर अच्छी बात ये है कि हम 2 मास्टर कैम एक साथ खोल सकते हैं। मतलब अगर मुझे एक और फाइल साथ में पैरेलली खोलनी है तो मुझे मास्टर कैम एक बार और खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 मास्टर कैम पैरेलल खोल सकते हैं, बट 2 फाइलें एक साथ भी खोल सकते हैं। ठीक है, एक मास्टर कैम में एक चीज़ चलेगी, दूसरे मास्टर कैम में दूसरी चीज़ चलेगी। एक चीज़ जो हमारे को हर वक्त दोबारा ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है कि हमारे को वायर फ्रेम बनाना आना चाहिए। मास्टर कैम के अंदर हमारे को वायर फ्रेम बनाना, तो हम बात कर रहे थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट जो है वो है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में क्या होता है कि हमारे को कोई स्केच बनाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे मास्टर कैम है, चाहे NX है, चाहे आर्ट कैम है, चाहे AutoCAD है, कोई भी सॉफ्टवेयर, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है वो वायर फ्रेम होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं 5 एक्सिस मशीनिंग बड़ी मुश्किल है, 4 एक्सिस मशीनिंग बहुत मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ कि सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वायर फ्रेम। अगर आपको वायर फ्रेम बनाना आ गया तो आप कोई भी टूल पाथ बना सकते हो, 5 एक्सिस का, 4 एक्सिस का, कोई भी। खुद से लाइनें लगाओ, उस लाइन के ऊपर कंटूर चलाओ, ठीक है क्या नहीं? तो बहुत आसान हो जाता है अगर हमारे को आता हो। ठीक है, तो वायर फ्रेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अभी ये सियान कलर का है तो इसकी यानी कि डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं। जितनी वैल्यू भर देंगे उतने बाय उतने का रेक्टेंगल लगेगा। अगर मैं रेक्टेंगल लगाते हुए एंकर टू सेंटर का ऑन कर दूं तो ये रेक्टेंगल सेंटर में बनने लगेगा। कितनी वैल्यू 150, कितनी वैल्यू 300। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ बना रहा हूँ ताकि हमारा आज का पहला मकसद कंप्लीट हो जाए कि मुझे इस स्केच के ऊपर मुझे प्रोग्राम बनाना है। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, सपोज करो मेरे पास एक बोर्ड है, ठीक है, और मुझे साइडों में से काटना है, उसको साइड में पूरा साइज़ का करना है। एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है, अगर हम जब रॉ मटेरियल ख़रीद के लाते हैं कहीं से मार्केट से, तो उसकी जो साइड्स हैं वो रफ़ होती हैं। ठीक है, ऐसे समझो हमारे को साइडें फिनिश करनी है। तो हम क्या करेंगे, मशीनिंग में जाएंगे, सबसे पहले मशीन खरीद लेंगे। भाई हमारे को मिलिंग मशीन चाहिए, लेथ चाहिए, राउटर चाहिए, वायर कट चाहिए, कौन सी मशीन हमारे को चाहिए। तो मैंने कहा जी मुझे मिलिंग मशीन चाहिए। तो किस कंटूर के चारों तरफ आपको टूल पाथ क्रिएट करना है, तो मैंने कहा जी ये कंटूर टूल पाथ। मैं थोड़ा सा फास्ट करना चाहूँगा क्योंकि कंटूर टूल पाथ का ट्यूटोरियल हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो कंटूर में हमारे को क्या करना है, कर्व सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कर्व मैंने सेलेक्ट की जिसके ऊपर मुझे चलाना है। तो कुछ नहीं हमारे को करना, सिर्फ एक टूल देना ज़रूरी है। 2 चीज़ें देंगे, एक हम देंगे फ्लैट एंड मिल 10 mm का दे देते। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं मैं कर रहा, सिर्फ मैंने टूल दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखो मेरा टूल पाथ जो है क्रिएट हो गया। टूल पाथ पे जाएंगे, यहाँ ये जो टूल पाथ लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये टूल पाथ सिमुलेशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं प्ले करके देख सकता हूँ
कि मेरा टूल पाथ कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, कोई भी वीडियो है, कोई भी ट्यूटोरियल है, वो देखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, साथ साथ ऑन कर लो, साथ साथ करके दो। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करके देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमने अभी जब रेक्टेंगल बनाया तो हमने उसको कहा कि लाइन के ऊपर चलाना है, पर ये देखो ध्यान से कि लाइन के बाहर वाली साइड चलाना। तो हमारे को क्या करना है, पैरामीटर में जाके इसकी साइड को कंपनसेशन बोलते हैं, इसको कंपनसेशन ऑफ कर देनी है। यानी कि टूल जो है मेरा उस लाइन के ऊपर चलेगा जिस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। यानी कि 10 mm का टूल चलाया तो मैंने 5 mm अंदर चलेगा, 5 mm बाहर चलेगा। ओके करते हैं, जनरेट करेंगे दोबारा से। अब देखो बिल्कुल कर्व की स्केच के ऊपर ऊपर बना। टूल पाथ पे क्लिक किया, प्ले करके देखा तो ये देखो ये आधा अंदर जा रहा है, आधा टूल के बाहर जा रहा है। और अच्छे से देखना है तो यहाँ से इसका क्विक वेरीफाई ऑन करना। ठीक है, टूल ने एंट्री ली और उसके बाद चल पड़ा। अब हमने कहा नहीं, हमारे को पहले वाला ही ठीक था, तो हमने कंप्यूटर ऑन किया तो ये लेफ़्ट साइड में चल रहा। लेफ़्ट साइड का मतलब जो हमने स्केच बनाया उसके लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके पैरामीटर में जाकर राइट साइड कर दूँ, लेफ़्ट की जगह राइट कर दूँगा तो ये राइट साइड में चलने लगेगा। तो जब भी यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब इसको रीजनरेट दबाने की जरूरत है। तो अब ये अंदर वाली साइड चल रहा है। ये भी हो सकता है कोई पॉकेट हो तो उस टाइम में हमारे को अंदर से चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें अंदर चलाना है या बाहर चलाना है हमारी मर्जी है। अगर हम इसके पैरामीटर में जाके अभी देखो, अगर मैं इसको और अच्छे से देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर दूंगा इस रेक्टेंगल को। अब एक्सट्रूड ऊपर वाली साइड करना है या नीचे वाली साइड करना है मेरी मर्जी है। कितना एक्सट्रूड करना है वो भी हमारी मर्जी है। मैंने कहा जी मुझे 60 एक्सट्रूड करना है। अब मैंने ये एक्सट्रूड क्यों किया, क्योंकि काम तो मेरा वायर फ्रेम से भी चल रहा था। एक्सट्रूड मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसको स्टॉक देखना चाहता हूँ, इसको वेरीफाई करके देखना चाहता हूँ। तो स्टॉक मेरा कौन सा, मैंने कहा जी ये जो मैंने सॉलिड बॉडी सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से। सॉलिड बॉडी कौन सा सॉलिड, ये वाला सॉलिड, कि ये मेरा रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब मेरा रॉ मटेरियल डिसाइड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब इस सॉलिड बॉडी को हाइड भी कर सकता हूँ, ब्लैंक कर, तो वो हाइड हो जाएगी। अब जो ये रेड कलर में नज़र आ रहा है ये स्टॉक नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ से हमने डिस्प्ले ऑन कर रखा है। अगर मैं डिस्प्ले ऑफ कर दूँ तो ये स्टॉक मुझे नज़र आना बंद हो जाता है। तो स्टॉक सेटअप पे क्लिक करेंगे और डिस्प्ले ऑन कर देंगे, थोड़ा सा दिखता हुआ अच्छा लगता है। ठीक है, पैरामीटर में जाएंगे और इसको कर देंगे लेफ़्ट या इसको ऑफ कर देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये कर्व ऊपर चलेगी। तो हमारे को हमने ये स्टॉक क्यों बनाया था, हम वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई करने के लिए ये हमारे पास बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक थर्ड पार्टी विंडो और खुल जाती है। मास्टर कैम का ही पार्ट है ये भी, जिसमें हम इसको सॉलिड में वेरीफाई काट के देख सकते हैं। मास्टर कैम सिमुलेटर कहते हैं इसको। ठीक है, इस सिमुलेटर में अब मैं अगर इसको प्ले करके दिखाऊं तो ये देखो ये इसके ऊपर चल गया। पर अगर ध्यान से देखें हमारे को 2D में नहीं नज़र आ रहा था, पर हमारे को 3D में नज़र आ रहा है कि इसने कुछ भी नहीं काटा, क्योंकि हमने इसको डेप्थ नहीं बताई कि हमारे को कितना नीचे चलना है। तो मैं क्या करूँगा, पैरामीटर में जाऊँगा और इसको डेप्थ दूँगा। डेप्थ कितनी देनी है मुझे, मैंने कहा जी मुझे -10 mm देनी। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे तो ये -10 mm नीचे चला गया। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं तो क्या होगा, ये देखो प्ले करेंगे
तो ये इसने 10 mm जो है कटिंग कर दी। और ये भी बड़ा ख़तरनाक है कि 10 mm एक ही बार में काट देंगे तो टूल ही हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक ही बार में नहीं कटिंग कर सकते, तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप कटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पैरामीटर में जाऊँगा और डेप्थ ऑफ कट ऑन कर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने कितने का कट लगाना है मुझे। मैंने कहा जी मुझे 2-2 mm का कट लगाना। ठीक है, अब अगर ओके करेंगे और उसके बाद रीजनरेट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे कट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको वेरीफाई करूँगा तो ये 1-1 mm का के 10 कट लगा है। तो ध्यान से देखो, ये एक कट लगाने के बाद बाहर निकल जाता है ना, हर कट लगाने के बाद बाहर जा रहा है, तो उससे भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो पहला काम तो हम करते हैं, ये लीड इन लीड आउट को बंद कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, मेरा टूल एक ही जगह से एंट्री ले। अगर मैं इसको टूल पाथ को प्ले करके दिखाऊं तो अब ये देखो ऐसे चलेगा। अब चाहे यहाँ पे देख लो चाहे वेरीफाई करके देख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर मैं इसके पैरामीटर में जाके यहाँ पे कीप टूल डाउन ऑन कर दूँ तो और ज़्यादा फ़ायदा है कि हर बार कट मारने के बाद नीचे को ही जाएगा। ठीक है, अभी तो ये सिंपल था इस वजह से ऊपर नहीं उठा, तो बट हो सकता है कि अपने आप ऊपर उठने लग जाए। तो अगर कीप टूल डाउन ऑन होगा तो वो हर बार कटिंग करने के बाद नीचे को ही जाए। अब अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, स्टॉक सेटअप में जाकर डिस्प्ले बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को डिस्प्ले नहीं नज़र आ रही। अभी ध्यान से देखो, ये कॉर्नर जो हैं बिल्कुल कर्व के ऊपर बना। ठीक है, मास्टर कैम की एक खासियत ये है कि कभी भी बाद में मेरा दिल किया कि नहीं यार ये तो सर्कल होना चाहिए था यहाँ पे बीच में, और मैंने यहाँ पे ट्रिम एंटिटी लेके डिवाइड फेस लेके इसको ट्रिम कर दिया, इस कर्व को भी ट्रिम कर दिया, तो देखो टूल पाथ गायब हो गया क्योंकि मैंने वो लाइन ही हटा दी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा से रीजनरेट करेंगे तो वो उस कर्व को भी बीच में ले लेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उसको चेन बोला था। जब हमने सेलेक्ट किया था तब हमने चेन सेलेक्ट की थी, तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत फ़ायदा है कि हमारे को मॉडिफिकेशन करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि पैरामीटर में जाऊँगा मैं तो यहाँ पे हमारे पास कटिंग पैरामीटर में ऑप्शन आती है इंटरनल कॉर्नर राउंडिंग रेडियस और एक्सटर्नल कॉर्नर राउंडिंग रेडियस। मैंने यहाँ पे भर दिया 5 mm का रेडियस चाहिए मेरे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी इंटरनल कॉर्नर हैं वहाँ पे 10 mm का रेडियस लग जाएगा। देखते हैं कैसे। ओके करेंगे, फिर से रीजनरेट दबाएंगे। अभी इसमें इंटरनल कॉर्नर है ही नहीं, वो कहता कोई, तो एक्सटर्नल में लगाते हैं। तो एक्सटर्नल में लगा देते हैं 10 mm का, ओके कर देते हैं, जनरेट। तो सारे एक्सटर्नल कॉर्नर्स पे अगर टॉप व्यू करके दिखाऊँ, अगर मुझे ये मान लो लाइनें नहीं देखनी, ये लाइन दिख रही है ना हमारे को, जो हमने वायर फ्रेम बनाया, जो हमने रेक्टेंगल बनाया वो नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। ये देखो, यहाँ से करो सेलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज, तो सारी लाइनें, जितनी भी लाइनें इस मॉडल में होंगी सारी सेलेक्ट हो जाएंगी और उनको मैं ब्लैंक कर दूँ। तो अब मुझे सिर्फ टूल पाथ नज़र आ रहा है, लाइनें नहीं नज़र आ रही। ठीक है, तो अगर मैं इसको टॉप व्यू करके दिखाऊं तो ये देखो सारे कॉर्नर्स पे 5-5 mm 10-10 mm का रेडियस लग गया। तो यानी मुझे स्केच में नहीं लगाना पड़ा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट में चोरस भी है तो मुझे उसमें फिल्टें नहीं लगानी पड़ी, मेरा यहीं पे मैं टूल पाथ में ही मैंने लगा दी। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये वापस से शार्प एज बन जाएगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक करते हैं। अब मैंने जो कर्व हाइड कर दी उसको वापस लेके आना है।
तो यहाँ से ब्लैंक की जगह मैं अनब्लैंक कर सकता हूँ इस कर्व को। ठीक है, वापस से ब्लैंक कर देते हैं इस सॉलिड बॉडी को। ठीक है, अब अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमने टूल पाथ उसको बोला वहाँ पे टूल पाथ क्रिएट हो। ठीक है, पैरामीटर में गए, मतलब कुछ भी चेंज करना है तो पैरामीटर में से होगा, अगर मुझे वेरीफाई करना है तो टूल पाथ में से होगा, अगर मुझे 3D में वेरीफाई करना है तो यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी स्केच अगर मैंने ऑटोकैड में बना रखा है, सॉलिडवर्क्स में बना रखा है, प्रोवी में, कहीं और किसी और सॉफ्टवेयर में बना रखा है, तो उस स्केच को यहाँ पे खोलो और उसके ऊपर टूल पाथ चला दो बस। कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसकी इंटरनल बैटरी। ओके, इसमें एक और चीज़ हमारे को बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, कि हमारे को कितना टाइम लगा इस ऑपरेशन को होने में, वो हमारे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। टोटल लेंथ कितनी लगी वो भी नज़र आ रही है, फीड कितनी दी हमने, स्पीड कितनी दी, फीड लेंथ कितनी है, टाइम कितना है, वो सारा कुछ यहाँ पे हमारे को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पे नज़र आ गई। अब हमारे को इसका फाइनल चीज़ चाहिए प्रोग्राम, तो यहाँ पे G1 पे क्लिक करेंगे और प्रोग्राम जनरेट करेंगे। कोई भी फाइल का नाम हम दे सकते हैं अच्छा सा, सेव करेंगे तो उसी नाम से हमारी जो है G कोड जनरेट हो जाएगा। ये जो G कोड जनरेट हुआ है इसको हम या किसी भी मशीन में डाल देंगे जिसमें सेम कंट्रोलर हो, उसमें हम अपना प्रोग्राम जनरेट कर मतलब पेन ड्राइव में डाल के पेन ड्राइव में डाल लो या सीधा डायरेक्ट कनेक्टर सेलेक्ट करके और कंट्रोलर से वो कर दिया। तो जैसे यहाँ पे चला वैसे ही चलेगा, बस हम ऑपरेटर को ध्यान क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा ये ओरिजिन का XYZ, उसको वहीं पे लेना पड़ेगा जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब हमारे को ऑपरेटर को बताना पड़ेगा कि मेरा XYZ कहाँ पे है। अगर हमने XYZ कहीं और लिया, उसने XYZ कहीं और लिया तो कुछ और ही होगा। तो सर जिसमें ऑफसेट होता है वो तो हमें मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है। ऑफसेट का मतलब ये है कि टूल को बताना है कि टूल कितना लंबा टूल है और मटेरियल कहाँ पड़ा है। हाँ जी, तो ऑफसेट का सिर्फ इतना मतलब है, इसमें टूल का हमारा टूल को पहले मैनुअली जैसे